मकसद यह है कि आपके ओरिएंटेशन क्लास के माध्यम से आपको यह पता चले कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं हो कि प्लेटफॉर्म पे लगी हुई जो ट्रेन है वो आपके गलती के चलते छूट जाए। ठीक है, तो यह गलती ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। जितने भी आपके डेविएशंस हैं, जितने भी आपके मन में विचलन होता है, सबको आपको समाप्त करना है और उसके बाद स्टडी पे फोकस करते हुए आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, जो मन में डाउट्स और प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, उसको भी हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि सिलेबस को लेके बहुत सारा मंथन चल रहा है कि सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस में पेडागोजी होगी या नहीं होगी, जीएस होगा कि नहीं। देखो, बीपीएससी एग्जाम लेने जा रही है, जीएस तो तय हो गया है और जीएस का लेवल भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जीएस के लेवल किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाने का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि एक एक जो पॉइंट्स है, एक एक फैक्ट्स है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है वो जो नॉर्मली सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होती है उस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादातर होगा, या आपको मैच कराने के लिए कूट वाला क्वेश्चन होगा। तो कूट के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें टेकल करना है और 100% सही करना है, वो भी हमारे पास फार्मूला है जो आपको हम बताएंगे। ठीक है, बट साथ में आप लोगों को 2-3 बातों को समझ लेना है। मेरी क्लासेज जो है वो 2 मोड में चलती है। एक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ, सब लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, नहीं पढ़े हैं। लेकिन मेरी कोशिश यह थी कि चूंकि अब सरकार बहुत फास्ट है तो हम भी अपनी स्टडी को और फास्ट कर दें। अब सैटरडे नहीं, मैंने सोचा आज आप लोगों को मेराइवल का बता दें, और मेराइवल में भी जो मेन चैप्टर्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, एग्जाम को पास करने के लिए पूरे जो डिटेल्स है उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो मेन चैप्टर्स है वहां अगर उसको भी कर लेंगे तो अगर 100 क्वेश्चन को माने आधार तो आपको 90 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि पेडागोजी नहीं रहती है तो 150 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए। 150 जीएस के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे तो 120-125 के आसपास की तैयारी करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, बिकॉज जो सीट है और आपके नंबर्स इतने अधिक है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव मूड के साथ आपको तैयारी करनी है, कभी भी निगेटिव मन में नहीं लाना है, क्योंकि आप सभी ने सीटेट, टेट या फिर स्टेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, एनसीटी का रूल तो पता ही आप लोगों को, ये क्वालिफाई नहीं होगा तो आके आप टीचर नहीं बन सकते हैं। साथ ही कोई भी स्टेट अगर एनसीटी के नॉर्म्स को पालन नहीं करती है या स्टेट पास नहीं करता है और फिर उसको अगर अपॉइंट भी करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सर्टेन अमाउंट जो आप सभी के लिए दिया जाता है, जो 15,000 जब मैं एजुकेशन में था तो 15,000 था। बाकी की जो सैलरी है आपका जो 40-45 जो भी दिख रहा है वो एड ऑन करती है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पे एक बर्डन आता है। तो वो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी यदि एनसीटी के रूल्स को वायलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया, एनसीटी में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सबके सब चीज़ें चलेगी। अब प्रिपरेशन में मैं आपको इसलिए जल्दी से लेके और प्रिपरेशन में जल्दी से आपको झोंक रहा हूँ कहा जाए तो उसका रीज़न यही है कि अगर आप जितना आप डिले करेंगे उतना आप पीछे रहेंगे दूसरे से, और डिले करने की ज़रूरत नहीं है। एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो है जीएस। जीएस में भी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो नंबर 1 है हिस्ट्री का क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन वहाँ से होंगे। साइंस का पोर्शन अधिक क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी का पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंट से भी क्वेश्चन होंगे, और यह भी ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है ना। चैप्टर वाइज जो है आपने एंशिएंट देख लिया है। आज हम मेराइवल का भी वीडियो बना के इवनिंग में और पीडीएफ के साथ, पीडीएफ में रेडी कर रहा था, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जितने लोग भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं या ऑनलाइन जो जुड़ गए हैं ऐप के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से, उन सबको यह बताना ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूट चल रही है यहाँ पर वो एक अलग मैनेजमेंट है मिशन आईएएस का। ठीक है, वो जो भी अपना फ़ी तय करती है, फ़ी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को रेगुलर क्लास दिया जाएगा। रेगुलर क्लास के लिए आईएएस ऑफिसर अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास ऑफिस है और मेरे पास समय नहीं होगा कि मैं डेली पढ़ाऊँ आपको।
मेरा काम यह है कि मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको प्रोवाइड कंटिन्यू करवाऊंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, इतने से जो लोग गांव में हैं या फिर दूसरे सिटी में हैं, बिहार में है, बिहार के हैं लेकिन बाहर दूसरे सिटी में, उनको भी ऐसा लगता है कि हमें प्रिपरेशन करना है, तो मेरी जो चैनल है उस माध्यम से आपको टाइम टू टाइम वीडियो गाइडेंस ये सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बट यह जो संस्थान आपकी चल रही है जिसमें कि 100 की कैपेसिटी है, क्या 100 की कैपेसिटी के लिए 7, 8, 9 फैकल्टी जो है जो यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्योंकि मैंने जब इस ओरिएंटेशन के क्लास के लिए जब आपके नोटिफिकेशन डाले गए उसके बाद कमेंट्स आने शुरू हो गए, फ़ी इतना है, ये फलना है ठिकाना है, आई डोंट नो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यह जो है वो 100-200 लिमिटेड है ना, और आपकी संख्या कितनी है, लाखों में है, लाखों में है। तो हम मैक्सिमम रीच कैसे पहुंच सकते हैं, आप कैसे पहुंचेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन की अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, हमारी जो भी क्लास होगी, कहीं भी क्लास होगी, मैं कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में या कहीं भी पढ़ाता नज़र आऊँगा तो 100% फ्री हमारी क्लासेस होती है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो भी गाइडेंस वगैरह है वो 100% फ्री है। जो आप देखते हैं ऐड वगैरह या पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर फैकल्टीज और मैनेजमेंट जो पूरे सिस्टम चला रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब लोग क्लियर हो चुके हैं सब लोग, स्पेशली ऑनलाइन वाले। दोनों में फ़ायदा क्या है? बहुत लोग होते हैं वो लेजी बहुत होते हैं, उनको आलस बहुत आता है। रेगुलर क्लास आएंगे तो उनको लगेगा कि हमको क्लास आके बैठना है, पढ़ना है, या जो ऑनलाइन है वो देखते रहेंगे। ठीक है, तीसरा ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुअर है। देखिए स्टूडेंट तो 99% गरीब होते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। 99%, 1% रिच मैन हो सकते हैं, क्योंकि वो भी खुद के रिच मैन नहीं है, वो ड्यू टू पेरेंट्स, फादर हैं अच्छे हैं, जॉब में हैं, चाहे यहाँ हैं, इसलिए है। 99% हमारे बिहार के जो यूथ हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो क्या है, पुअर हैं। अगर पुअर हैं तो पुअर को हमें हेल्प करना है, और हर लेवल तक जहाँ तक हो सकता है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी तक मैं अपने एजुकेशन को पहुंचाना चाहता हूं, उनको मैं गाइड करना चाहता हूं। और ज़रूरी नहीं है कि सभी को गुरु द्रोणाचार्य मिल जाए, ज़रूरी है नहीं है। आप में से 99% को बनना पड़ेगा एकलव्य। अगर आप एकलव्य बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती है। जैसे आपने ठान लिया कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई क्लासेज आपको, देखिए क्लासेज आपको माहौल दे सकता है, पुश नहीं कर सकता है, या आपको बस पहुंचा दूंगा, आपकी मर्जी नहीं है फिर भी पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट पे बात करते हैं। आज के ओरिएंटेशन क्लास का मकसद और उसके जो जुड़े हुए चीज़ हैं, तथ्य हैं, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सभी यूट्यूब चैनल को देखना बंद कर दीजिए। ज़रूरी पड़े तो मेरा भी चैनल आप छोड़ दीजिए, लेकिन यूट्यूब को देखना बंद करना है सबसे पहले, सारे सोशल मीडिया को। इसके लिए रेडी हैं? और जो ऑनलाइन है वो तो अभी उसी का माध्यम से जुड़ा हुआ है। उसके लिए ऐसा है कि वो दिन भर में 1 घंटा टाइम दे ऑनलाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद ना देखे। कि क्या होता है कि देखिए, मैंने यूट्यूब का और सोशल मीडिया का एक देखा है, पूरा ज़माना जो चलता है वो ऐसी चीज़ें डाली जाती है ताकि जो है तुरंत आप लोग वायरल कर देते हैं। किसी ने अपना यूपी वाला उठा के सुपर टेट बना दिया, उसके बाद सभी के पास पहुंच गया, ये रहा सिलेबस, पहुंच गया था ना। बस 10 मिनट 15 मिनट में तो सबके पास पहुंचा था कि नहीं? पहुंचा था। देखिए क्या है, जनरली आप सभी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर बीपीएससी करेगी तो बीपीएससी का कोई भी ऑथराइज सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन काउंटर, किसी का साइन मुहर सब रहेगा ना, ऊपर लिखा रहेगा किसने जारी किया ना, ऊपर पता है ना, नीचे पता है। क्लियर है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी पीआरटी है, टीजीटी या पीजीटी है, इसका कोई पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। नियोजित के बारे में कुछ पता नहीं, सिलेबस किसी ने मतलब किसी के दिमाग में फितूर आया होगा, बैठ के लैपटॉप पे अपना करके फिर भेज दिया, और उसके बाद हंस रहा होगा बैठ के कि सबको बस इधर घुमा दिए हैं। ऐसा है कि जब मैंने बताया था कि वीडियो इस तरह की आती रहेगी। देखिए अब आगे क्या होगा, कैबिनेट ने आज 1,78,000 सीट को अप्रूव कर दिया। क्लियर है गया? अब आगे जो है वो जाएगी जिलों में और वहाँ से होके आएगी रोस्टर क्लियर। रोस्टर क्या होता है? आरक्षण का रोस्टर, किस बिंदु पर किसको रखा गया है, कौन कौन सी सीटें हैं। वहाँ से आने के बाद पूरे फुल डिटेल्स के साथ जाएगी
बीपीएससी के पास अनुशंसा के साथ। बीपीएससी क्या करेगी, फिर वो उसके बाद नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी, है ना। बीपीएससी नोटिफिकेशन जब पब्लिश करेगी तो दो आपकी चीज़ें होगी। बीपीएससी अगर पहले आपको सिलेबस नहीं दे पाती है तो नोटिफिकेशन के साथ ही डिटेल्स आपके सारे सिलेबस आएंगे, ठीक है ना। सिलेबस ही नहीं आएंगे, सिलेबस के साथ साथ आपकी दूसरी भी चीज़ें आएगी। किसी को डीएलएड का प्रॉब्लम है, किसी को एनआईओएस का प्रॉब्लम है, किसी को अलग अलग चीज़ें हैं, कोई नियोजित शिक्षक दूसरे स्टेट के हैं, अब इसमें दे पाएंगे कि नहीं, चूँकि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है, मैं चूँकि ऑथराइज नहीं हूँ तो मैं जानते हुए भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ऑथराइज नहीं है तो बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम ना है। नॉर्मल तो नहीं है यूट्यूबर के कुछ बोल रहे हैं, हाँक रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। मेरी एक एक बात का वैल्यू होता है, मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोल सकता, ठीक है। इसलिए इन सब बातों को करते हैं साइड, चलते हैं फोकस स्टडी की तरफ। स्टडी पे फोकस करने का फ़ायदा यह है कि अभी आप दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे। देखो, जीके, जीएस या जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, जीए, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो फोकस का जो पॉइंट है वो करना है कि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग अच्छे से कर लो, और साथ में बीटीसी का, बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है, कई सारे क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलता है, बत्तख मियाँ टाइप का क्वेश्चन, वो सब मिलता है बिहार टेक्स्ट बुक में। तो पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था प्रधान शिक्षक का ना, कई ऐसे फैक्ट जो थे बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया था। तो ये आपके लोगों के लिए क्लू है कि एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक अगर आप करते हो तो मैक्सिमम फैक्ट आपके पास होता है। हो गया। दूसरा, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ पीडीएफ, वो सभी जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें से लेके जो जो चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये तीसरे मटेरियल हो गए। इसके बाद कोई भी किताब कॉपी उठा के किसी का सरा गला हुआ मटेरियल सब नहीं पढ़ना है। उसका रीजन्स देखो, मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ कि इसका मटेरियल ख़राब है, उसका ख़राब है। हमें क्या करना है कि एक मटेरियल को 5 बार कम से कम पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है इसको भी पढ़ लिए, उसको भी पढ़ लिए, कुछ याद नहीं रहा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन उन्हीं को होता है जो फैक्ट को याद नहीं करते हैं और 4 जगहों से 4 मटेरियल्स को पढ़ते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ जानते हुए भी आप पूरी तरह से बोल्ड हो जाते हैं और मान लेते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है दोनों में से कौन सही होगा, और आप जब टिक लगाते हैं तो रॉन्ग वाला लगा के चले जाते हैं। ये होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे मटेरियल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, मटेरियल ऑथेंटिक हो जाता है और पता है कि यहाँ से हमारा छूटने वाला नहीं है। अच्छा, मान भी लेते हैं कि छूट जाता है, हमने कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया और उसमें से 90% ही आपको मिला, 10% नहीं मिला, तो क्या 10% क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा? बनेगा। उसका रीजन है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो फैक्ट हमने पढ़ा है और जो नहीं मिला है तो हम छटनी विधि से निकालते जाते हैं और तब हमको आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख के आंसर, क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इसीलिए अगर एक किताब से दूसरे किताब के बीच का अगर हम देखेंगे कि डेविएशन कितना होता है, 10% ओनली, 10% का ही फैक्ट का एक बुक से दूसरे बुक के बीच में अंतर होता है। तो ये 10% जो होते हैं, सबसे पहले तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो सिलेक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए जो मेन जो चीज़ होती है उस पर फोकस करना है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा आपको फैक्ट बताता हूँ। जब आप एग्जाम देने जाते हैं, इजी क्वेश्चन अगर आपने गलती कर दी, 10% अगर इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आप आउट है। आपका प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी खास तौर से, आपका नहीं होने वाला है। 10% अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन का नंबर अगर 100 है और 10 आपने क्वेश्चन कर दिया गलत, आपका नहीं होगा। अगर 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपने गलती कर दी इजी क्वेश्चन को, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन इजी क्वेश्चन गलती क्यों होता है, ये जानना जरूरी है ना। 2 रीजन होता है। एक होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़े, अब नहीं है कि हाँ है क्या है, अरे ये है, चलो वीर कुंवर सिंह लगा दो। वो आरा लिखा हुआ है, हो सकता है आरा के बाद कहाँ गए थे या कहाँ जा रहे थे, बस लगा देना है आरा वीर कुंवर सिंह। कुछ भी ऐसी इस तरह के, आप चाहे पीर अली चाहे कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है, आप सीधे कुछ नहीं समझेंगे, सीधे लगा देंगे बिना पढ़े हुए, चाहे जल्दी जल्दी में, ऐसा होता है। तो केयरफुली क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, या ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा आप इजी क्वेश्चन को गलती करते हैं। जैसे इसमें से जो क्लास में बैठे हैं,
आप में से कितने लोग जो है वो ट्री क्लाइंबिंग मतलब पेड़ पे चढ़ना जानते हैं? पेड़ पे चढ़े होंगे, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बेल का पेड़। अरे लड़की लोग तो अमरूद के पेड़ पे भी चढ़ जाती है, छोटा रहता है। तो किस चीज़ कौन कौन पेड़ पे चढ़ा है बताओ तो हम बताएंगे। हाँ चढ़ा है, चलो अब बताते हैं। देखो पेड़ पर से कभी भी तुमने देखा नहीं होगा गांव में कि एकदम ऊपर से गिरता है, नहीं गिरता है। ऑलवेज जो है जब नीचे एकदम पास आता है तब गिरता है। मैंने अपने गांव में पूरी स्टोरी मैंने ही देखा है। हम क्या करते हैं कि कैजुअल हो जाते हैं, जैसे ही ऊपर से ऊपर बहुत ऊपर रहेंगे तो जोर से पकड़े रहेंगे, धीरे 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 जैसे ही हम जड़ के पास ऊपर रहेंगे तो थोड़ा सा कैजुअल सा नीचे अब तो पहुंचने ही वाले हैं, तो वहाँ से लोग गिरने के चांसेस ज़्यादा होता है। आप जितने भी इंसिडेंट देखेंगे पेड़ से गिरने वाला, वो सब कभी भी बहुत ऊपर से नहीं गिरता है, लोग नीचे से गिरता है, क्योंकि हम कैजुअल हो जाते हैं। ईजी क्वेश्चन का भी यही फार्मूला है, हम ईजी क्वेश्चन को ईजी ले लेते हैं और वो गलती हो जाती है। अब कहते हैं कि ईजी क्वेश्चन बीपीएससी का जब एग्जाम होगा 50% प्लस ईजी क्वेश्चन होगा। कैसा भी एग्जाम का पेपर होगा 50% ईजी क्वेश्चन होगा। 50% ईजी क्वेश्चन को अगर आपने एकदम सही कर दिया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, स्टूडेंट नहीं है जो 100% ईजी क्वेश्चन को सही कर ले, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कितने परसेंट गलत कर सकते हैं? 2%, 3%। 100 क्वेश्चन पूछा है तो 3 ईजी गलती कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। 150 क्वेश्चन पूछा है तो आप 5-6 कर देंगे गलती, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जाना है। 5-6 गलती कर देंगे ईजी क्वेश्चन को, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ईजी क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? ये ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन नहीं है, ये भी तो एक मैटर है। आपका मन में आएगा, आपके मन में आएगा ना कि हाँ ईजी क्वेश्चन कौन सा? वो ईजी क्वेश्चन जो सबको आता है, ठीक है ना। ईजी क्वेश्चन वही बात, मतलब कई बार तो होता है कि मेरे लिए ईजी क्वेश्चन है, दूसरे के लिए भारी है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसको ईजी नहीं मानते। ईजी वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि कहा जाएगा 1857 की क्रांति का बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे, कई लोग कर रहे थे, तो अब उसमें से जो फैक्ट आपके सामने आएगा वो आपका, या 1857 के विद्रोह में पहला जो है वो कौन स्टार्ट किया था, ये सब ईजी क्वेश्चन हो गए। हाँ, या हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा 1919 के एक्ट को किस नाम से दूसरे नाम से जानते हैं, 1919 के एक्ट को किस नाम से जानते हैं, 1935 के एक्ट में क्या क्या हुआ था, ठीक है, या सैनिक विद्रोह कब हुए थे, ये सब ईजी क्वेश्चन है। 1946 ये ईजी क्वेश्चन है। या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ये हो गया ईजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उसको बीच में देखेंगे रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से, तो वो थोड़ा सा बीच का हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ईजी क्वेश्चन कम से कम 150 होंगे, ये 50% क्वेश्चन ईजी होंगे, उसमें से आप ईजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, आप 100% पास करेंगे, भले आपका टफ क्वेश्चन गलत हो जाए। ये एक आपको मैंने अच्छा फार्मूला दे दिया है, उसको फोकस करना है। मटेरियल को लिमिटेड रूप में रखना है। होता क्या है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं वह स्टूडेंट ही बहुत सारे मटेरियल पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको हमको ये भी पकड़ लेना है, ये भी पकड़ लेना है, वो भी पकड़ लेना है, और वो ऑलवेज जो है 1 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने एवरेज स्टूडेंट होंगे वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं, और जो जितना तेज होगा वो बहुत सारे मटेरियल को लेगा, पढ़ेगा, सब पढ़ना चाहेगा, सब कुछ अचीव करना चाहेगा, और इस चक्कर में उनको जो है रिजल्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और कछुए की चाल जो है अभी से शुरू कर देनी है। धीरे 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 आपको पटरी पे आना है, पढ़ना है। अब देखिए, आपको किसी भी चीज़ को निगेटिव थॉट्स में नहीं ले जा सकते हैं कि हमने टेट पास किया, ये किया, फिर एग्ज़ाम दिलवा रहा है, फलना फलना ये हो रहा है, सैलरी कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन निगेटिव थॉट्स को अब करना पड़ेगा साइड, ठीक है। आप एक बार अपने पेरेंट्स के लिए आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाइए, और उसके बाद जो आप अभी कर रहे हैं ना बाद में करिएगा, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए आपको फोकस्ड पूरी तरह से करना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस क्लास में नियोजित शिक्षक नहीं आए हैं, सभी के सभी फ्रेशर हैं जिनको जॉब की नीड है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक यहाँ कैसे आएगा, आप आज हो सकता है स्कूल है यहाँ क्या करेगा, ठीक है। एक तो ये रीज़न है ही, लेकिन दूसरा क्या है, जिनको जॉब एक बार मिल जाता है ना तो वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, चलो ठीक है 3 अटैम्प्ट है, एग्ज़ाम देंगे तो हो ही जाएंगे। देखिए अच्छी बात क्या हुई है, अब तक जो नियोजित और बाकी चीज़ें थी, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा जैसे मिल जाता है, रेगुलर आपको मिल गया,
तो रेगुलर होने के बाद जितने भी बेनिफिट्स है रेगुलर टीचर के वो सब आपको मिलेंगे। और ये कैडर जो है वो पुनर्जीवित जैसा हुआ, और जो नियोजित है वो डाइंग कैडर है। ये सब जानते हैं ना डाइंग कैडर क्या होता है? जैसे नियोजित वाले अगर पास कर गए तो ठीक है, नहीं कर गए तो उसी में रहना है, उसी में रिटायर होके उसमें जो सीट वैकेंट होते जाएगा नियोजित वाला, उस पर फिर बहाली नहीं होगी, वो ख़त्म होता चल जाएगा, मरणशील डाइंग है, मरते चला जाएगा। अभी क्या था इससे पहले कि जितने रेगुलर थे वो डाइंग होते जा रहे थे, रेगुलर वाले मरते जा रहे थे, मतलब वो रिटायर हो रहे, उस रेगुलर पे नहीं हो रहा था बहाली, आपके नियोजित के सामने हो रहा था, जो नियोजन के लिए था उसी के सामने हो रहा था। अब क्या होगा कि रेगुलर पे ही होगा, नियोजित वाले रिटायर होते जाएंगे, ख़त्म होता चला जाएगा। यानी कि एक अच्छी पहल ये हो गई कि अब तक जो है मेरिट को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होता था ना। अब मेरी बहाली का तो छोड़ दो, मैंने जो करवाया था उसके पहले के देख लो, मेरे वाले में तो ठीक है बहुत अच्छा रहा, उसके बाद वाले में थोड़ा जो उससे पहले वाले में, तो उसमें क्या होता था कि वही लाठी डंडा की बात है, मुखिया जी खड़े हैं वो बस गांव में घुसने नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, बट ये सब चीज़ें होती थी। एक एग्ज़ाम देने से क्या हो गया, स्टैंडर्ड आ गया। और पहले भी जो है 6 से पहले बीपीएससी ने एग्ज़ाम लेकर ही सब लोगों को अपॉइंट किया था, पता है ना। और तब क्या होता था, केवल और केवल क्वेश्चन क्या पूछा जाता था, जीएस, केवल जीएस पूछा जाता था, ठीक है, केवल जीएस पूछा जाता। चूँकि एनसीटी के बाद ये आया कि पेडागोजी भी करना चाहिए, कैसे अध्ययन कराना है, कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को समझना है, इसके लिए जो है इसको ले आया गया। लेकिन जब ये चीज़ें आएगी तो उसके लिए मटेरियल और आपके देखिए पेडागोजी में क्या है, पेडागोजी में रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। और मैं आपको 4-5 क्लास में आपको गाइड कर दूंगा कि क्या आपकी थिंकिंग और किस लेवल पे जाना है। तो 4 ऑप्शन में से आप इजीली आप पिक कर लेंगे कि आंसर ये सही होगा, ये सही होगा, ये होगा सही। जीएस में क्या है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेने जा रही है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत इजी लेकर नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि इजी बीपीएससी का जो क्वेश्चन जीएस का होगा वो एक लेवल पे होगा कि थोड़ा डाउन होगा, लेकिन आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन कौन सेट करेंगे, किस लेवल का होगा, कैसा होगा, इसलिए आपको पहले से अलर्ट मोड में आपकी तैयारी थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी, ठीक है। 2-3 चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहले तो 100, 200, 300, 500, 900, 1000, 2000 वाला जो तैयारी करवा रहा है उससे सबसे पहले बच जाना है, ठीक है ना। ये गेम जो है वो सब नहीं है, पैसा दे के बस फ्री में पढ़ा दे रहा है, 100 में पढ़ा दे रहा है, ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से आपको रिजल्ट के बजाय ना आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, क्योंकि रेगुलर क्लासेज नहीं होगी, प्रॉपरली नहीं होगी, कोई भी आके बक रहा है, किसी को कुछ आता नहीं है, खुद ही 4th ग्रेड का एग्ज़ाम पास नहीं किया फिर भी पढ़ाया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं आता, खुद भी वो कभी सीटेट क्वालिफाई नहीं किया वो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कर रहा है। देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और स्पेशली क्या है कि आप सभी से मेरा जो है बहुत पुराना नाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को सही गाइड करने और डायरेक्शन देने के लिए मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया। अब क्या है, तो जाएंगे तो जाएं का, देखिए क्या करिए, आप ना ही ऑनलाइन क्लासेज और ना ही ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, लेकिन मैं जो गाइड कर रहा हूँ उसको खाली फॉलो कर लीजिए, ठीक है, बट ईमानदारी से फॉलो करिए। मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ 1 घंटा बाद, लेकिन पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, प्रिंट निकाल के बैठे रहेंगे। अच्छा, पीडीएफ में आप प्रिंट निकाल के पढ़िएगा, ये नहीं मोबाइल पे पढ़ लिए मोबाइले में याद है, मतलब हमको दिमाग में नहीं मोबाइल को याद है, वो काम नहीं आएगा। प्रिंट निकालना है और अच्छे से उसको लाइनिंग करनी है, टिक लगानी, एवरीथिंग आपको फैक्ट को याद कर लेना है। आप गलती ये सब मत करिएगा कि बस हम मोबाइले में पढ़ रहे हैं, स्क्रॉल करके 77 पेज का ऊपर नीचे कर रहे हैं, सब याद हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं याद होता। आपको जब तक अपने ब्रेन में नहीं आता है, ये आपका नहीं है, जब तक आपके माइंड में नहीं आता आपका नहीं है। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो बहुत पुअर हैं उन सबको केवल और केवल जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पीडीएफ, उस पर फोकस करिएगा, और बाद में आप कहिएगा कि इन्होंने जितना दिया था काफ़ी। अच्छा, उसके बाद भी जिनको पेट खाली रह जाता है ना, बहुत लोग कुछ लोग ज़्यादा खाता है, कुछ कम खाता है, फिर भी लगा कि नहीं साहब जल्दी खा लिया और हमको दीजिए, उसके लिए भी है व्यवस्था, ठीक है। आपको और भी मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही बीपीएससी नोटिफिकेशन आएगी ना, तो एक एक चीज़ का चैप्टर का आएगा, तो मुझे लगा कि ये फोकस एरिया घट गया, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसके चलते कभी भी मोटी मोटी किताब जो है पढ़ना बंद कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बनाना है, आईएएस का एग्ज़ाम देने जाना है, बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा सबका किताब खरीद कर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आप लोग हमेशा कमेंट पॉजिटिव वे में करिए और लिखिए
कि इसमें और मटेरियल की ज़रूरत है या हमने इतना पढ़ लिया है। जैसे आज ही मैंने कहा है कि अगर आप लोग मेरे एंशिएंट को पढ़ लिए हैं तो मैं मेराइवल आज आप लोगों को रात तक प्रोवाइड करवाऊँगा और फिर सैटरडे को मॉडर्न पढ़ा दूंगा। तो हिस्ट्री ख़त्म। और हिस्ट्री ख़त्म का मतलब है कि पूरे सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन समझिए। सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से आने वाला है दो तरह से। एक तो बिहार स्पेशल भी हिस्ट्री रहेगा एंशिएंट का, और फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के बाद मेरा फोकस जो है मेन है वो है फिर साइंस पे जाएगा। फिर हम साइंस का एक एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो अभी जितना हम आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, आप सभी गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढने की कोशिश ना करें, आप एकलव्य बन जाइए। एकलव्य के मोड में पढ़िएगा, रिजल्ट 100% होगा। गांव देहात में आप देखते नहीं है, आपको पटना में 5 साल रहा है रिजल्ट नहीं, गांव में बेचारा पढ़ रहा है झोपड़ी में, पहले ही साल फाड़ दिया रिजल्ट हो गया, फोड़ दिया फाड़ दिया जो भी आप लोग बोलते हैं यूट्यूब के भाषा में, तो हो जाता है। कंसंट्रेट करता है। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है बीपीएससी क्रैक की, ठीक है, पटना उसने कभी नहीं देखा था, हाजीपुर घर है, फिर भी तो आप समझिए कि जिसको इतनी ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट के सामने बहुत समस्या है। समस्या यह है आप कंटिन्यू शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शिक्षक अभ्यर्थी जो कंटिन्यू रहा 19 में 20 में हुआ था ना, लास्ट 7th फेज 6th फेज कब हुआ था? 19 में ना, 20, 21, 22, 23 हो गया, 3-4 साल हो गया। पापा को दिलासा दिलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पेरेंट्स को अब लगता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, टाइम लगता है। देखिए गवर्नमेंट सिस्टम में लगता है, लेकिन अब जो है अब आपके सामने है। अब इतना सारा अपेक्षा के बाद यदि पेरेंट्स को निराशा होगी तो आप सोचिए आपको कितना मतलब प्रॉब्लम होगी। आप नेक्स्ट जो है 6th मंथ सब चीज़ को भूल जाइए। सब चीज़ को भूलने का मतलब है कि आपको बहुत सारे, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें चलती है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, पेरेंट्स के साइड से है, खुद के साइड से है, पर्सनल लाइफ में है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसको 6 मंथ के लिए साइड कर दीजिए, ठीक है। स्पेशली जो है करियर के सामने अफेयर को साइड करिए। अब इतना मुझे बोलना पड़ रहा है, उसको भी 6 महीना तक ले साइड करना है। क्लियर है ना? और नहीं साइड करोगे तो तुम साइड हो जाओगे। अरे जिसका हो जाएगा उसके साथ शिफ्टिंग ना हो जाएगी, साइड ही ना होगा। हाँ, इसीलिए बहुत फोकस्ड करके अच्छा आपने टेट पास कर लिया, स्टेट पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया, अरे एक एग्ज़ाम को आपने पास कर लिया है, आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और जब लास्ट अगर अभिमन्यु का 7वां दरवाज़ा जब तोड़ना है तो फाइनली आपको अपनी तैयारी उस लेवल तक लेके जाना होगा, ठीक है। देखिए 2-3 बातें मेरे तरफ से प्रॉमिस है। मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कंटिन्यू पहले से जुड़ा हुआ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइडेंस मटेरियल PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आने वाली है। पहले एक प्रॉमिस आप लोगों के साथ है। नियोजित शिक्षक के साथ तो पुराना नाता है। नियोजित शिक्षक से एक आदमी को मैं पर्सनली जानता हूँ, इतने लोगों ने सचिवालय में मिले हैं। तो नियोजित शिक्षकों को भी हमें गाइड करना है, उनको भी बताना है, पढ़ाना है, कैसे करना है। लेकिन देखिए सबके वे वही है, GS है या पेडागोजी आएगी तो आएगी, नहीं तो GS तो है ही। उनको भी वही एग्जाम, देखिए अगर एक साथ एग्जाम होगा, उनके मेरिट अलग बनेंगे, आपके मेरिट अलग बनेंगे, ऐसा होगा नहीं। क्वेश्चन अगर बहुत टफ आता है मेरिट बहुत नीचे चला जाएगा, ईजी होगा मेरिट ऊपर जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नियोजित वाले में कट ऑफ तय होगा, इतना कट ऑफ पूरा करिए, उसके बाद हम देखेंगे मेरिट के हिसाब से करेंगे। हालांकि सरकार तो रेडी है कि हम सब नियोजित वाला सबको एक मेरिट के आधार पर ले ले, ऐसा कोई उनका मनसा नहीं होता है। और कोई भी आयोग सिलेक्शन के लिए बैठी हुई है, आपको रिजेक्शन के लिए नहीं है। आप अपने आप को काबिल है, आप अपने को साबित करिए, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि कल भी हम क्लास लेंगे और आज आपको वीडियो मिल जाएगी मेराइवल की, और मेराइवल के जो टेलीग्राम पे, क्योंकि PDF कहीं और नहीं जा सकता, टेलीग्राम को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। देखिए जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। जब BPSC एग्जाम लेती है तो बिहार से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमने जो मटेरियल दिया है उसमें आपने देखा होगा मानव के उद्गम से, चूँकि हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। देखिए मानव उद्गम वाला से क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो हड़प्पा से होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हड़प्पा पीरियड से क्वेश्चन होगा, इसीलिए क्योंकि उसमें भी साइट से होगा, इसकी साइट से क्या मिला है, ठीक है। एक ऐसा साइट है कि लिपस्टिक कहाँ से मिला है, चहुंदरों से, इस सबको याद है, ये तो सबको याद रहेगा।
ये याद करने वाला चीज़ है, याद हो जाता है। लेकिन हम बोलेंगे कि साइनिंग जो है, साइनिंग होता है ना, कहीं इधर जाना है, अशोकरात रोड इधर जाना है, नाला रोड इधर जाना है। साइनेज जो है, साइनेज तो साइनेज जो है कहाँ से मिला? बाप रे, तो बलंडर है। साइनेज मिला धौलावीरा से। पुराना डैम कहाँ से मिला है? नहीं पता है, धौलावीरा से मिला है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, ये पता है क्योंकि डांसिंग कर रही है। देखो हम इस एक क्वेश्चन क्यों डालें, उसका रीज़न यह है कि हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो याद है। लिपस्टिक में इंटरेस्ट है तो याद है, गर्ल्स या बॉयज हो, और डांसिंग गर्ल में इंटरेस्ट है तो याद है मोहनजोदड़ो में। लेकिन जो चीज़ें नहीं पता है वो आप नहीं जानना चाहते हैं उस पोर्शन। अच्छा, वो इसलिए होता है ना कि हम मन को मैसेज देते हैं, ये चीज़ हमको याद करना है तो याद हो जाता है। मन को मैसेज देता है थोड़ा याद, इग्नोर करने वाला चीज़ है तो इग्नोर कर देते हैं। देखो, पढ़ाई इसी को कहते हैं। आपको हर एक फैक्ट को याद करना है, नंबर 1। नंबर 2, याद नहीं होता है तो उसको याद करने का तरीका पता है ना जी। मेरा 10 फार्मूला है, तुम लोग देखे नहीं है वीडियो? क्या एक आदमी देखा है, बाकी लोग नहीं देखा है। रिपीट कर देता हूँ। याद करने के लिए सबसे पहले जो है, मोबाइल की जगह एक पॉकेट डायरी परचेज कर लीजिएगा। जो याद नहीं होता है उसको लिख के पर्स में, पॉकेट में लेके घूमिए, ठीक है। वॉलेट में तो कुछ होता नहीं है, वॉलेट तो घर में रखना है। आजकल लोग पैसा कहाँ रखते हैं? मोबाइल में रखते हैं। वॉलेट घर पे रखिए, जरूरत नहीं। पॉकेट डायरी रखनी है, जो याद नहीं होता उसको रखना है, ठीक है। नंबर 2, जो याद नहीं होता है उसको लिख लेना है पेपर पे, उसको चिपका देना है 3 जगह। एक जहाँ किचन है, अगर खाना बनाते हैं तो, नहीं बनाते हैं तो मत लगाइए। दूसरा है बाथरूम, वहाँ तो सब लोग जाता है, बाथरूम में सामने चिपका दीजिए, ठीक है। तीसरा है स्टडी टेबल। अब स्टडी टेबल नहीं पढ़ते हैं, चौकी पे ही पढ़ते हैं, उनके लिए सुविधा है, चौकी के सामने चिपका दीजिए, स्टडी टेबल के सामने नहीं, कहीं भी। 2 पॉइंट तो हो गया। मेरी गारंटी है तीसरे दिन आप बोलिएगा कि सर बहुत भारी भारी फैक्ट था, अपने से याद हो गया। याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो बार बार वहाँ पे आंक जाएगा, याद हो जाएगा उसको। इससे अच्छा फार्मूला हो ही नहीं सकता है। ये किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद इसको आजमाया है। तीसरा है कि बोल के पढ़िए, मेढकी पद्धति कहते हैं। पूरा का पूरा जो वेद है वो कैसे आया हमारे पास? लिखा हुआ था? नो, ये जो इंस्क्रिप्शन में आना तो हुआ 6th सेंचुरी के बाद शुरू होता है। और कहाँ 1500 से लेके पूरा जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से लेकर अथर्ववेद तक, बात के ऊपर जो उस पर आने लगा, जो उस पर टीका या जो भी हुआ वेदांग वगैरह आया, उसके बाद आया। बट वो सब कैसे आया? आश्रम से आश्रम में एक गुरु ने, जैसे आप मेरे सभी शिष्य हो गए, मैंने आपको बोला, रटवाया, ठीक है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे कर किए, आप लोग याद कर लिए, फिर उसको हम रिपीट किए। इतने बड़े बड़े जो आपका देखेंगे वैदिक संस्कृत का है, सब याद हुआ। तो ये सब शिष्य से, गुरु से शिष्य परंपरा के तहत ये सब कैरी हुआ केवल और याद करने से, बोलने से। जैसे गांव देहात में क्या होता है, बिच्छू काटने का मंत्र है, सांप काटने का मंत्र है, सर दर्द करने का मंत्र है। अब तो नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत रिमोट गांव से होंगे अभी भी वहाँ है, ओझा होता है। हाँ, इफेक्टिव भी है ओझा। अच्छा है, वो सांप जो है ओरिजिनल वाला नहीं काटता है, इसलिए इफेक्टिव हो जाता है, विषहीन है। तुमको याद है कोई याद है जो मंत्र जो मुझे पता चले? हमको याद नहीं है सर, हम लोग किसी को बुलाते हैं। तुम्हारा अच्छा, कोई बात नहीं, आपका क्लास हम अलग से लेंगे। ऐसा होता तो हमारे बॉर्डर पे सिपाही की जरूरतें नहीं थी। जैसे डायन है, डायन होता है ना, किसी को खा जाता है, स्पेशली बच्चा सबको। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो हम लोग बॉर्डर पे उसी को भेज देते, एक नियुक्ति अलग से निकालते और फिर उसको भेज देते बॉर्डर पे, चलो वहीं पे बॉर्डर पे तुम लोग वहाँ से मारना बद्दे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम घर से निकले, डर लग गया तो जय हनुमान शुरू हो जाता है। मतलब भगवान है तो आस्था होती है। बट देखो क्या होता है कि ये जो अंधविश्वास की चीज़ें हैं उसको साइड करते हैं, ठीक है ना। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी चीज़ें थी, वेद को हम लोगों ने इस तरह से याद किया, तो जितना बोल के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। आज के बच्चों में स्पीच थेरेपी का प्रॉब्लम हो गया, वो ठीक से नहीं बोल पाता, या हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं है, उच्चारण अच्छे नहीं है। जितना बच्चा अभी नया एज का आया है उसका उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है, या इंग्लिश हो या हिंदी हो।
लेकिन हम भी बीच वाले पीढ़ी हैं, हमसे आगे वाले पीढ़ी को देखेंगे तो इंग्लिश हो या हिंदी, उनकी उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। रीज़न, हम बोल के कम पढ़े हैं। अब छोटका बच्चा सब पढ़ता ही नहीं है बोल के, वो तो खाली मोबाइल देखता है। तो बिल्कुल ये कंडीशन हो चुके हैं। बोल के पढ़िएगा ज़्यादा याद होगा, लिख के पढ़िएगा याद होगा, जो चीज़ें याद नहीं हो रही है, ठीक है। और उसमें भी जो है कि ग्रुप डिस्कशन इवनिंग टाइम में 1 आवर आपको करेंगे तो ज़्यादा याद होगा। 1 घंटे आपको डिस्कशन करनी है तो आपको याद होगा। क्या है कि एक टारगेट रखना है कि आज हम लोग बात करेंगे मुगल शासन पे। मुगल शासन के एवरीथिंग, सारे डायमेंशन, आर्ट से लेकर उसके कल्चर से लेकर उसके लिटरेचर से लेकर उसके शासक से लेकर सब कुछ पे डिस्कस करेंगे। आपने 4 लोगों का ग्रुप बनाया, उससे क्या होता है कि सब लोग अलग अलग सोर्स से पढ़ के आए। और हम लोगों की क्या होती है एक टेंडेंसी, ऐसा क्वेश्चन दागेंगे कि बता ही नहीं पाएगा। उससे क्या होता है कि सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यह बहुत अच्छा है कि आप ग्रुप डिस्कशन इवनिंग टाइम में ज़रूर रखें, लेकिन जो लोग डिस्टर्ब एलिमेंट है उनके साथ कभी भी ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। आप गए हैं कुछ और करने, कुछ और कहानी करके आएगा, तो वैसे लोगों से बचना है। 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग 4 लोग, या नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं है। आपके पास ये है फेसबुक छोड़िए, व्हाट्सअप पे 8 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, पता है ना। एक साथ जो है आप फेस वाला ऑन करिए और व्हाट्सअप जो है वीडियो कॉल करिए और ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दीजिए। 1 घंटा निश्चित रूप से आप लोग करना शुरू करेंगे, आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। किताब पढ़ते समय हमेशा किताब से ही क्वेश्चन करना है कि यह आया तो क्यों आया, फैक्ट को। और इमेजिनेशन, हमेशा इमेजिनेशन करना है। किसी के बारे में सोचना है, बहुत ही टफ कोई वर्ड है, शासक है, नाम है, तो किसी अपने फ्रेंड के बारे में जो है इम्पोज कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने कहा ये मलिक काफूर है, तो खाली मलिक काफूर हमने किसी का नाम नहीं रखा, हमने मलिक काफूर के साथ उसके कितने कैरेक्टर्स जितने हैं, जितने भी विद्रोह से लेकर उसने जितना शांत किए, जो उसके साथ लगा रहा है, सारे कैरेक्टर उसके साथ जुड़ जाता है ना। एक नाम खाली देने से नहीं होता, एक नाम देने के साथ हमें सभी हिस्ट्री पता हो जाता है। मैंने किसी को बोल दिया ये बीरबल है, तो हमेशा उसके आने के साथ ही पता चल जाता है बीरबल क्या क्या करता था, कहाँ था, नवरत्न में ये था, वो था, ये अकबर है। ऐसा हम लोग अपने स्टडी के टाइम में किसी को नाम रख के रखते थे। ऐसे झगड़ा नहीं होता था, किसी को निगेटिव और कैरेक्टर को भी देते थे, किसी को तो हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट करता था, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि हाँ इसका नाम रख दिया तब मारा पीटी हो रहा है रोड पर, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें केवल अपने स्टडी को ठीक करने के लिए और स्टडी में फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ों को रखना है। क्लियर समझ रहे हैं। और सबसे अच्छा है तन और मन दोनों का बैलेंस स्टडी के साथ होना चाहिए। मन कह रहा है पढ़ो, तन कह रहा है सो जाओ, सही नहीं है। मन कह रहा है, तन कह रहा है पढ़ो और मन कह रहा है नहीं बगीचा में घूमना है, गार्डनिंग में जाना है, इको पार्क जाना है, ठीक है, वो सही नहीं। आपके तन और मन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, मन भी कह रहा है, शरीर भी मेरा कह रहा है। तो शरीर कब कहेगा, जब आप अच्छे से फूड लेंगे, प्रॉपर लेंगे, ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, प्रॉपर लेना है, विटामिन लेना है। ये आपको मैंने जो याद करने के तरीके वो बता रहा था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अब चलते हैं चैप्टर के हिसाब से। तो हिस्ट्री में आप देख लेंगे, जैसे ही हड़प्पा पीरियड होता है, फिर वैदिक काल के पीरियड को देखिए, मौर्य को देखिए, गुप्ता को देखिए, और फिर गुप्तोत्तर काल में मैंने हर्षवर्धन बताए थे। अब मौर्योत्तर काल में एक मैंने बताया था कुषाण का। हालांकि कई सारे शासक छोटे छोटे हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत में जो मेजर शासक रहा, ठीक है, उसके समय को आपको देखना है। मेजर शासक में जान लीजिए ममलुक वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन कौन था, बताओ ना जी। गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्या किया था। रजिया सुल्तान के बारे में आपको जानना है। उसके बाद एमबीटी पे आना है, फिर तुगलक के बारे में जानना है, सिकंदर लोदी और भलोल लोदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। और मेनली उसमें उस पीरियड में, हाँ बलबन छूट गया, उस पीरियड में आपको खास तौर से फोकस करना है कि उस पीरियड में किसने क्या क्या प्रशासन में ऐड करता गया। देखे है ना, अलग अलग लोग शासन करते गया। दीवाने को ही ये सब जो कौन किया था, वो तो दोआब के क्षेत्र में किया था। हाँ, अभी आप लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है। मैं मटेरियल इवनिंग में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लिया हो तो टेस्ट ले ले। हाँ, दोबारा गड़बड़ है बात है। तो आप लोग मेरे से मेहनत करवा रहे हो, मैं कहाँ सिविल सर्विसेज IAS IPS की तैयारी करवाता हूँ। आप लोग हमको लेकर टीचर पे आ गए हैं, लेकिन हम इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के ही ऊपर सब डिपेंड करता है
कि बिहार और भारत का भविष्य कैसा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो मेरे 3-4 टीचर जो थे, प्राइमरी में कपिल देव महतो, हाई स्कूल में सुभाष सिंह, ये 2 मेरे पिलर ऐसे टीचर थे जिनका सम्मान मैं हमेशा करता हूँ। मैं टीचर के बदौलत ही आज यहाँ हूँ, इसलिए टीचर को हम बहुत प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और टीचर से इन्फ्लुएंस जो है APJ अब्दुल कलाम थे, मैं उनको बहुत, मेरे आदर्श व्यक्ति हैं APJ अब्दुल कलाम। तो मैं यह कह रहा हूँ कि आप लोगों पे डिपेंड है, इसीलिए फोकस करिए। हालांकि गलती आप लोगों की नहीं है, हमारी थोड़ी मेंटलिटी ऐसी है कि कुछ निकलेगा आएगा तब देखेंगे, बाकी जो आज आ गया कैबिनेट से, फिर आगे ये होगा, तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक BPSC नोटिफिकेशन नहीं देगी, है ना। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सब 90% लोगों का यही प्रॉब्लम। मैं कितना भी पुश कर दूंगा, ये करो वो पढ़ो ऐसे करो, तब भी आप लोग वहीं अटके रहोगे, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक पढ़ाई नहीं करनी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स, मैंने मटेरियल भेजा, उसके बाद रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी के साथ आया। उसके बाद मैं जब टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। आपका टेस्ट हम यहाँ लेंगे, यहाँ टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में आपकी वीकनेस को देखेंगे, किस चैप्टर से आपकी वीकनेस है, और जिस चैप्टर से आपकी वीकनेस है उस चैप्टर को फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उस चैप्टर से कहीं क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपका डूब जाएगा। उसी तरह से मुगल अगर शासक में देखेंगे, मुगल कालीन में, तो मुगल कालीन में मेनली आपको बाबर को छोड़ सकते हैं, शाहजहाँ थोड़ा देखेंगे, ये जहांगीर देखेंगे, अकबर देखेंगे, शाहजहाँ देखेंगे, उसके मुगल के शासक के काल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे, कल्चर उसका देखेंगे, आर्ट का, लिटरेचर का, आर्किटेक्ट का। ठीक है, इतना अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका उससे कवर हो जाता। मॉडर्न में क्या करना है, मॉडर्न में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आएगा 1905 के बाद का पीरियड का। ठीक है, और ख़ास तौर से 50% क्वेश्चन जो है मॉडर्न का आएगा गांधी एरा का। कब से, मान ले 1917 से, मान सकते हैं 15 से खेरा वगैरह हो रहा था। हाँ चलिए 15 के बाद से, 15-17 से शुरू कर सकते हैं 47 तक, 50% होगा। उसके पहले के पीरियड को देखेंगे तो एक 1857 का आता है, कांग्रेस की स्थापना आती है, और उस बीच में कई युद्ध हैं। कर्नाटक वॉर, एंग्लो फ्रेंच से लेकर एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ये सब सुना है आपने नाम, जिसका हिस्ट्री होगा ऑलमोस्ट उसने सुना होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से किस किस पीरियड में कब कब हुआ था। क्या इसको कैसे याद करेंगे, देखेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, पहले आगे। मैं ट्राई करूँगा कि उसका मेरे पास फार्मूला भी है, जब मैं पढ़ता था सबका फार्मूला बना के रखा है याद करने के लिए। फार्मूला भी हम आपको टेलीग्राम में पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ते जाइए। क्लियर है ना, ओके। तो हिस्ट्री में इतना देखना है। उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी से। ठीक है, ऑलमोस्ट 80%। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए चीज़ों का। ऐसा नहीं कि राइबोसोम पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, अमीबा पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं। ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए जितना हो सकता है, विटामिन मिनरल से लेकर जितने भी ब्लड सर्कुलेशन से लेकर जितने भी लिम्फ वगैरह, सब कुछ ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग हम आपको मटेरियल और चैप्टर्स जो है वो आपको बताएंगे। केमिस्ट्री वगैरह में आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल ये सब होता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल वाला एक पोर्शन देख सकते हैं, बेंजीन वाला एक पोर्शन है उसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, जो 10th में होंगे, प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा, ऑक्सीजन बनाया होगा, नाइट्रोजन बनाया होगा, हाइड्रोजन बनाया होगा, वो कैसे कैसे बनता है वो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, गति वगैरह जड़त्व आएगा, फिर न्यूटन का लॉ वगैरह है उससे, लेकिन बहुत कम चांसेज है, बहुत कम क्वेश्चन उससे आएंगे। लेकिन साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। बट साइंस में इतना ही नहीं है, तो जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस टेक, तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको बायोटेक्नोलॉजी देखना है, IT देखना है, पॉल्यूशन देखना है। पॉल्यूशन में ही आपका ग्लोबल वार्मिंग सब वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 पोर्शन है। उसके बाद अलावे आपको डिफेंस देखना है और स्पेस देखना है। स्पेस मतलब हाँ, अंतरिक्ष हिंदी में। तो ये पोर्शन अगर आप करेंगे तो साइंस का पोर्शन मैक्सिमम आपका पूरा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पॉलिटी में आपके पास बहुत मटेरियल रहता है ना, तो पॉलिटी में भी देखेंगे तो चैप्टर मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल्स हम वीडियो देंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं। पॉलिटी में देख जहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक आता है संवैधानिक विकास। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन वहाँ से रहेगा,
फंडामेंटल राइट्स, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी वहाँ आता ही आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कभी आएगा कभी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी रहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इस हिंदी में हम हिंदी में बोले ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 क्वेश्चन वहाँ से। अच्छा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। तो वहाँ से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। अब राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वाइस प्रेसिडेंट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है, आता भी है नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी। हाई कोर्ट से क्वेश्चन नहीं होता है, सबनेट कोर्ट से नहीं क्वेश्चन नहीं होता है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, डिपेंड करता है हाल में कौन सा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, तभी आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है। हाँ, प्रोसेस वगैरह जो है मेंस का चैप्टर है, आप लोगों का मैटर नहीं है, आप लोगों को शिक्षक अभ्यर्थी से नहीं पूछा जाएगा। तो अमेंडमेंट का यही देखना है कि हाल में कौन कौन अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं। अनुसूचियाँ जानते हैं ना, शेड्यूल तो 12 है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। कोई भी अनुसूची पूछ देगा, 3 में क्या है, 5 में क्या है, 7 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में 12 में क्या है, ये क्वेश्चन वहाँ से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। आसान कर दिए। एक इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लेना है, क्लियर है। कैग कभी आता है कभी नहीं, लेकिन कैग देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देख लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा ना कभी आप यूपीएससी पढ़िए, न राजभाषा, न अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जितना भी है सारे चैप्टर को छोड़ देना है। राज्य विधानमंडल ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सब छोड़ देना है। मैंने जो बताया वो पूरे सिलेबस का केवल 10% का चैप्टर बताया, और इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन अगर आपका गलती हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इतने ही चैप्टर से आपको पॉलिटी में सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में देखो भाई, ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सेकेंड जो आता है वह है वर्ल्ड का फिजिकल। ज्योग्राफी कितने लोगों का है? अच्छा, ज्योग्राफी इतने ही लोग पढ़े हैं, 3-4 लोग, अच्छा ओके। तब तो हम फिजिकल और ये सब समझा रहे हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं आप लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े होंगे ना, जितना भी है नदी पहाड़ से लेके स्ट्रक्चर सब उसमें आ जाता है। तो फिजिकल इंडिया का, वर्ल्ड का। अब थोड़ा सा देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ किस क्रॉप, कौन सा क्रॉप किस जगह पे कितना होता है, ठीक है ना। थोड़ा पॉपुलेशन, चूँकि सेंसस अभी हो ही रहा है, सेंसस हुआ नहीं है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन गेस है इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है एज पर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, वो पूछ देगा, ये मतलब समझो गेसे है, वो आ ही जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी वहाँ से बन जाती है सीधा सीधा, बाकी सेंसस से नहीं आएगा क्योंकि सेंसस पूरा अभी तक नहीं हो पाया है, ओके। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है जहाँ ज्योग्राफी में आप फोकस कर सकते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट्स है ना, ये सब नहीं पढ़ना है। इसके लिए सबसे अच्छी किताब जो है ज्योग्राफी के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, काफ़ी डिटेल्स दिए गए। उसी तरह हिस्ट्री में जो है 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन ओल्ड वाली एनसीईआरटी देखनी है। मिलती है बुक स्टॉल पे, आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पॉलिटी के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप सभी शिक्षक के अभ्यर्थी जाके लक्ष्मीकांत पढ़िए, नो 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 नो। मैं आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा, वहाँ से कर लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा क्योंकि टाइम आपका किल होगा। और गलती से भी कोई भी बिपिन चंद्रा, BL ग्रोवर ये सब पढ़ना बंद कर देगा। अभी आपके लिए समय नहीं है, आप मत पढ़िएगा। मटेरियल मैं आपको दे दूँगा, उसी से पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में इतना आपको करना है। इकोनॉमी में रमेश सिंह से लेकर बहुत सारे, झा, श्रीमाली, दत्त सुंदरम, बहुत सारी किताब है ना, और सारी इकोनॉमिक्स की किताब कोई भी 1000 पेज से कम है ही नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 ही चीज़ पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, सुना है? तो कल ये जान लेना है कि कब हुआ था स्थापना और पहले क्या था बाद में, नहीं। उसकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक, SLR, CRR, ये सब जानते हैं ना। बहुत इजी है, एक मैथ की तरह कैलकुलेशन है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। क्या ये क्वेश्चन पूछेगा CRR किसको कहते हैं, SLR रेपो रेट? पूछेगा नहीं, उससे संबंधित क्वेश्चन उसी से बनेंगे। मैं अगर सिंपल पूछ दूं कि बैंक रेट बढ़ गया है बाज़ार में, अब आप लोन जब लेने जाएंगे तो हाउसिंग लोन आपको 1% ज़्यादा पे,
आपको व्हीकल लेन 2% 1% ज़्यादा पे, यानी कि बैंक रेट बढ़ गया। बैंक रेट बढ़ गया तो आरबीआई ने क्या पॉलिसी लाया, क्या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया कि रेपो रेट बढ़ाया। रिवर्स क्या होता है, रेपो क्या होता है पता है, डिटेल्स पढ़ाएंगे समझिए। तो उससे क्या क्या होगा, सिंपल रहेगा ना, उससे क्या क्या होगा, मार्केट से पैसा खिंचाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा। केवल यही नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे गुड्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई को अच्छे से करेंगे तो आप समझिए कि आपकी आधी इकोनॉमी पूरी हो चुकी है। पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नीति आयोग से भी क्वेश्चन वगैरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हालांकि नीति आयोग कब बना थोड़ा बहुत पढ़ना, पढ़ लीजिएगा। तो एक आपको जो पढ़ने के लिए मैंने बताया आरबीआई कर लेना है, आरबीआई के जितने भी है आपको उसको देख लेना है। दूसरा कौन सा है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, नेशनल इनकम, बस ये दो को आप कर लो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के जितने भी करेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उससे रिलेटेड होंगे, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इतना तो अच्छा हमने बताया कि पूरा 1000 पेज को हमने 10 पेज में बदल दिया, 10 नहीं 5 ही पेज में होगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बता दिया। इससे संबंधित एक बार इसको समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का क्लास होगी या फिर लाइव वगैरह जो भी होगा उसके माध्यम से भी समझा देंगे हम आपको, अलग से ज़रूरत पड़ेगा तो इवनिंग टाइम में आके पढ़ा भी देंगे, ठीक है। बट आप लोग सभी सीरियस होंगे तो हम हमेशा समय देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। बस रिस्पॉन्स मैं इतना अगर कीमती समय दूंगा तो सामने से रिस्पॉन्स भी मुझे प्रॉपरली उसके हिसाब से चाहिए। तो इकोनॉमी में इतना ही है, क्लियर है ना। अब चलते हैं, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया ना। मैथ में बीपीएससी ने 10 साल में जो क्वेश्चन लिया है उसको बस बना जाइएगा, उसी में कुछ रीजनिंग भी पूछा जाता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़ जाइए, दोनों रीजनिंग मैथ का आता है ना उसको नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम्स जो है थोड़ा देख लेना है, और रीजनिंग में आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, आप लोग जानते हैं ना। रीजनिंग से ईजी तो कोई चीज़ नहीं होता है, एक बार समझ लेंगे, बट इसके लिए ज़रूर होता है ए से लेकर जेड तक नंबर याद रखना है, घटते और बढ़ते क्रम में। बहुत सिंपल है, जैसे हम एम को ऐसे लिखते हैं ना, उसको ऐसे उलट देंगे तो 13 हो जाएगा, मैंने भी याद किया था कभी, ठीक है ना। आई है तो 9 होगा, तो कि आई ऐसे है तो उसे 9 जोड़ देना है। इसी तरह से आप इमेजिन कर लीजिएगा कि कौन सा वर्ड जो है उलट देना है, घुमा देना है, आपको नंबर अपने आप याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर घटा लेना है तो मतलब एक मैं आपको बताया, उसके हिसाब से बहुत सारे मैथ रीजनिंग में होते हैं, बट मैथ रीजनिंग बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कोई मैथ वाले टीचर के पास मत पहुंचिएगा, रीजनिंग वाले के पास अपनी मेहनत अपने हाथ से अपने हिसाब से आपको करनी है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिहार स्पेशल की मेरी एक किताब रेडी हो रही है, ठीक है, वो आपको, और उसमें भी चैप्टर वगैरह आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बिहार स्पेशल कर लीजिए। करेंट का बिल्कुल एग्जाम से 15-20 दिन पहले एक पुस्तिका के रूप में चाहे PDF के रूप में आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल और केवल पढ़ लीजिए प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण में भी जो बॉक्स वाला चीज़ है उसी को पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, बट जो कंटिन्यूटी में उसकी इकोनॉमी है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि तिमाही छमाही सब रिपोर्ट देता है, उसका कोई मतलब नहीं, वो नहीं आता है। हमेशा क्वेश्चन जो है वो एनुअल में आता है, एक बजट से आता है, एक सर्वे से आता है, ठीक है। तो यही 2 चीज़ से आती है क्वेश्चन, इसलिए इसको नहीं देखना है। खेल में भी देखना है, जो इंटरनेशनल खेल है भारत से उससे जुड़ा हुआ है, अच्छा किया है तब देखना है। अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड देता है, मतलब समझो कि ABCD से लेकर जितने अवार्ड होता है सब दुनिया का सब अवार्ड देता है। छोटे छोटे स्टेट के अवार्ड को इग्नोर करना है, स्टेट के अवार्ड को इग्नोर करना है। अगर पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण ये सब याद करना है तो क्या याद करना है, बिहार में किसको मिला है करेंटली, बाकी किसको क्या क्या मिला है नहीं याद करना है। मतलब पढ़ने का एक तरीका में बताया, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑस्कर का आ गया, ऑस्कर का देखे ना, नाटू नाटू तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह के जो हैं वो मान के चलना है कि जो हाईलाइटेड, इसी को इजी क्वेश्चन कहते हैं, इसको नहीं गलती करना है। मतलब खुदाई करने में ऐसा नहीं कि ऊपर से मिट्टी से दब गए, आपको कम से कम ऊपर के लेवल पे सबको याद कर लेना है, देन फिर आप वहाँ पहुँचना है। तो करेंट को भी स्पेसिफिक देखना है कि करेंट में हमें स्पोर्ट्स का पोर्शन देखना है, अवार्ड का पोर्शन देखना है, और जो करेंट से रिलेटेड चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्लियर है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं डालनी है जो आपको लगता हो। तो ये आपको देता है
ये पत्रिका दर्पण में, तो पीडी में सब पढ़ जाना है, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। पीडी का शुरू का केवल 10 पेज जो दिखता है जिसमें करंट है, और करंट में भी इकोनॉमी वाला नहीं देखना है, नेशनल इंटरनेशनल जो है वो उसी को देखना है, स्टेट वाला भी नहीं देखना है। स्टेट वाला देखना भी है तो केवल बिहार का देखना है, ठीक है। तो उसको पढ़ने में कितना, आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेके आइएगा, पढ़ लीजिएगा, रख दीजिएगा। लेकिन अब उसके बाद देखेंगे कि परीक्षा मंथन या वगैरह वगैरह लेना है, तो उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे मटेरियल, ठीक है, आप उसको मत करिएगा। तब आप सभी अब रेडी हैं पढ़ने के लिए? सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और जब सीट बेल्ट बांध लिए हैं तो आप पढ़ाई करिए, और अभी से जाके पढ़ना है सभी के सभी। और जो लोग ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन देखने वाले का तरीका पता है कैसे होता है? अभी जो है 2-3% लोग बैठा होगा टेबल के सामने, मतलब देख रहा होगा, तो वो सीरियस स्टूडेंट। एक होगा जो सोया हुआ होगा ना, देख रहा होगा, ठीक है। और एक होगा जो दीवार पे पैर डाल दिया होगा ऐसे, मतलब वो अब सो ही जाएगा, ये ख़त्म होगा उसके बाद सो जाएगा। तो अलग अलग पोज में लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने का एक सिंपल सा क्या होता है, किसी का विजन जो है 5 मिनट्स में क्लियर हो सकता है, मैं जो बताऊं आपको समझ में आ गया। किसी का 5 इयर्स भी लगता है विजन क्लियर होने में। जो 5 इयर्स लगता है उनका तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। आज के ओरिएंटेशन क्लास का जो मकसद था, आपको एक तो सिलेबस समझा देना था, पढ़ने के तरीके समझाने थे, और डेली कम से कम 8 घंटा। स्मार्ट स्टडी अच्छा है या हार्ड स्टडी अच्छा है? ऑल आर रॉन्ग, सभी के सभी आप लोग गलत हैं। स्मार्ट स्टडी विथ हार्ड स्टडी या हार्ड स्टडी विथ स्मार्ट स्टडी। जनरली ये कहावत होती है कि स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो, लेकिन मेरा मानना है कि हार्ड स्टडी भी करो और स्मार्ट स्टडी भी करो, क्योंकि जैसे ही आपके मन में रखा जाएगा कि स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है 2 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पढ़ना, होता है ना, इसी को पढ़ना बाकी को नहीं पढ़ना है, वो स्मार्ट के चक्कर में सभी के सभी हो जाते हैं लेजी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हार्ड स्टडी जो 8 घंटा 9 घंटा पढ़ सकता है वही स्मार्ट स्टडी कर सकता है, क्योंकि जैसे ही स्मार्ट दिमाग में घुस गया तो समझ में आ गया, 2 घंटा में भी हो जाता है, 3 घंटा में हो जाता है, ज़रूरत नहीं 8-10 घंटा पढ़ने का। 8-10 घंटा जो किताब पकड़ के बैठेगा उसी को याद होगा। अब इसका रीज़न पता है क्या है? देखो भाई, जितना देर तक तुम बुक के साथ रहोगे उतना ज़्यादा तुम ज़्यादा सीखोगे, जितना कम समय बुक के साथ रहोगे उतना कम सीखोगे। और ये स्मार्ट स्टडी के नाम पे आप लोग बुक के साथ कम रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा बस इतना ही पढ़ना है, साइड है। होता क्या है कि हम जब किताबों में अच्छे से घुस जाते हैं या स्टडी को डीपली इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या होता है, रात में सपने आना शुरू होता है, मेरा एग्ज़ाम छूट गया, हम ऑटो में फंसे रह गए, एग्ज़ाम सेंटर पर गए और नींद खुला हो बच गए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। इसका ये गुड साइनिंग, दिस इज गुड साइनिंग कि आप पढ़ाई इतना कर रहे हैं कि सपना से लेके आपका हर चीज़, उठते बैठते खाते पीते, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं स्टडी में, इसको पढ़ाई कहते हैं। देखो, माइंड को जैसे ही स्पेस देते हो, हमने स्मार्ट स्टडी कहा 3 घंटा पढ़ना है, पढ़ना है, 3 घंटे के बाद जैसे ही माइंड को हम स्पेस देते हैं वो गलत चीज़ों को अपने दिमाग में लेना शुरू करता है। तो पढ़ने का जो एरिया है, पाई चार्ट देखा है ना, पाई चार्ट, वो ऐसे करके 15% पे रहेगा, अब 85% में गंदी चीज़ें भर जाएगी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से स्मार्ट स्टडी भी करना है और हार्ड स्टडी भी करना, समझ गए? हाँ, तो मेरी वाली जो किताब आई है IAS IPS एग्ज़ाम, पढ़ा है कोई? IAS IPS एग्ज़ाम में सफलता के सीक्रेट्स, उसमें मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं। उसमें स्मार्ट, सब लोग तो है स्मार्ट स्टडी, मैंने कहा नो दोनों करो, स्मार्ट हार्ड दोनों करते जाना है। हालांकि मैंने कहा है कि स्मार्ट स्टडी करो, मैंने स्मार्ट स्टडी से मैंने इनकार नहीं किया। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, इसको जानना, यही है ना। और क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको चैप्टर में बता दिया, लेकिन उस चैप्टर वाइज भी कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन करना होता है, ठीक है। अब देखो रिवीजन भी कैसे होता है, रिवीजन भी लास्ट हम आपको समझाते जाते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए।
आज दिन भर जितनी पढ़ाई हुई है सोने से पहले एक बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सोते सोते तक नया नया चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। आप जब डिनर फिनिश करते हैं, डिनर फिनिश करने के बाद पूरा रिवीजन होगा। सुबह उठने के बाद नई चीज़ों को पढ़ने से पहले कल जो पढ़ा गया है उसका रिवीजन होगा, उसके बाद नई चीज़ों को पढ़ना है। और वीक के अंत में, मतलब सैटरडे हो या संडे हो, उस दिन आपको जितना भी आपने 5-6 डेज में पढ़ा है सबका रिवीजन करना है। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम किल हो रहा है और हमको जल्दी भागना है और तो फिर से हम पीछे उसी को पढ़ रहे हैं। नो 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 नो, आपको जब 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे 100% याद हो जाएगा। और आपका मकसद है एग्जाम पास करना और याद करना। आपका मकसद ये नहीं है कि 1 से लेके 100 पेज तक हमको पढ़ जाना है। 100 पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब जान लीजिए, पेज के नोट्स हो या बुक हो, जितना अधिक आप उसको पलटेंगे उतना अधिक याद होगा। कालिदास की बात याद रखिएगा, ठीक है ना। कालिदास जी केवल उड़ते थे, ठीक है। वो कहावत केवल नहीं है, इसके पीछे साइंस है। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप जितने भी नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हो या बुक हो, जितना अधिक उसको पलटेंगे, 3 बार उलट के जाइएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा, आप कहेंगे कि हमने रात में सर इसको देखा या वहाँ मिल गया था, इसको देखा मिल गया था, और यह होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पेज को पलटते रहो। पढ़ने का मन भी नहीं हो ना तो खाली बैठ के खाली देखते रहो, समझ गए। माइंड जो है ना स्कैन करता है। ये मैं आपको साइंटिफिक आपको पूरी तरह प्रूफ, ठीक है। अब लास्ट में किताब हो या नोट्स हो, उसको प्यार से छोड़ना है। उसमें जितना ज़्यादा हो सकता है रंग रोगन, कलर, डायग्राम, मैप करते रहना है, गंदा कर देना है। नोट्स किताब को जितना ज़्यादा गंदा करोगे उतना ज़्यादा याद होगा, समझ गए। बहुत अच्छा से जिल्द लगा के स्टेपलर लगा कर रख दिए हैं और अच्छे से उसको रखना है। कुछ नहीं, जितना ज़्यादा उसको जो है आप कलर करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। एटलस में भी ऐसे ही होता है। किताब में जितना ज़्यादा कुछ भी अगर लगता है कि इस पेज का ये फैक्ट है, बॉटम पे, राइट में या टॉप पे, फटाफट उसको लिख के रखना है ताकि उस पर हमेशा ध्यान रहे। जो नई चीज़ें याद नहीं होती उसका फार्मूला बना कर उसी पे लिख लेना है। फार्मूला भी वहीं पर फटफट बना के रखना है। थोड़ा सा डायग्राम मैप बना लेना है। अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो भारत का मैप बना लिए। अगर मान लेते हैं कि आपको चाय का बताना है, कहाँ कहाँ चाय का है, तो उसे बना लिए, इंडिकेट कर लिए यहाँ। अरे भाई, उतना करने से ही फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुमने इतना किया अपने आप याद हो गया। ये सब मैंने जितने भी टॉप सीक्रेट्स हो सकते हैं ना, वो मैंने सब उड़ेल के आपको दे दिया। क्लियर है। अब आपके हाथ में है कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आज शाम में फिर हम वीडियो देंगे आपके नीड बेसिस के आधार पे। आपकी जो नीड होगी अकॉर्डिंग टू नीड आपको मैं मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। थैंक यू सो मच। सिलेबस कॉमन हो गया। देखो जनरली क्या होता है, कोई भी एग्जाम में उठा के देखोगे तो हमेशा जो है हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए। अभी मैं बताता हूँ क्या है। आपका कंप्यूटर साइंस का ही मैटर नहीं है, ये जो साइंस का है, मैथ का, 10+2 की बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक हो गया। 9th-10th की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि आपका स्ट्रीम बदलता है, साइंस और SST और साइंस में, फिर उसमें से 2 होता है, और नीचे लेवल पे तो लैंग्वेज है। बैठिए बताता हूँ। अभी क्या है कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब तक आपका PPSC अनाउंस नहीं करती है पूरे सिलेबस को, कोई अनुमान मत लगाइए, लेकिन GS का तो अनुमान लगा लीजिए। आप समझ गए। इसलिए ये नहीं मान के चलना है, हो सकता है कि इतने सारे सब्जेक्ट है, कहाँ तक सब सब्जेक्ट का अलग अलग होगा एग्जाम। आप तो ये भी आप सोच सकते हैं ना, जब इतनी जल्दी आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया करनी है तो इतना सारा अलग अलग एग्जाम तो पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से नहीं है, मेरा अपना पर्सनल राय है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन GS तो एक ऐसा कॉमन है जो कि कभी भी छूटने का नाम नहीं लेगा, ये तो होना ही है। जो चीज़ें हमको पता है कि ये चीज़ें आनी है और ये है, उसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ, समझ गए आप। इसलिए अब कंप्यूटर देखिए, आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही किया है। कोई मैथ लिख दिया है कि सर कंप्यूटर से पूछेगा, इससे पूछेगा, उससे पूछेगा। अरे भाई, मैं जब बोल रहा हूँ पहले उसको ना देखो, पहले जो हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। जो अपने हाथ में जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। जब उसका होगा तो उसका भी हम देखेंगे, ठीक है।
सेटिस्फाइड? इसलिए डोंट वरी, आप इसकी चिंता मत करिए, जो अभी अपने सामने है उस पर फोकस करिए। अरे आप अभी करके रखेंगे तो आप बुलंद रहेगा ना, कॉन्फिडेंस रहेगा। चलो जीएस पढ़ दिए, हिस्ट्री पढ़ दिए, कर दिए, ठीक है। आज शाम में हम ट्राई करते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आपकी बात मैं पूरी तरह नहीं सुन पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। सूरज का तो वो डिपेंड कर, देखिए इस तरह, पहले तो सूरज का कलर तो नहीं पूछेगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर नासा का रिसर्च लेटेस्ट आया है तो क्वेश्चन में ऑलवेज लिखा रहेगा नासा के अनुसार, ठीक है ना। अगर यूनाइटेड नेशंस ने पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा कहा कि हम नंबर 1 पे हैं तो वो लिखा रहेगा इसके अकॉर्डिंग, इसलिए नासा के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और जब भी सूरज से क्वेश्चन होता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है हीलियम हाइड्रोजन वाला मैटर, ठीक है। जानते हैं ना संलयन की क्रिया होती है। जो दूसरी बात मैं आप क्वेश्चन पूछे ना तो मुझे अब एक बात और याद आई, बैठिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो जब कॉमन क्वेश्चन पूछता है तो लगता है कि ऐसा पूछा है, मतलब ये बात तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, जैसे आप सोच रहे हैं ना, उसके चलते भी मिस्टेक बहुत होता है कॉमन क्वेश्चन। इस सपाट आप बात को नहीं सोचते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल, जिसके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। आपको मेनली फोकस करना है कॉमन क्वेश्चन पे, आप उस क्वेश्चन पे मत जाइए। जब कॉमन पूरा कर लीजिएगा तब उसकी बात करिएगा, तब मुझे बोलिएगा कि इसका कैसे करें, इसका कैसे, पहले कॉमन वाला तो निपटा दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट।